नीचे हाइप वाला बटन दिखाई देगा। आप सभी से बच्चों से रिक्वेस्ट है, चाहे वन शॉट वीडियो देख रहे हो चाहे अलग से देख रहे हो, हाइप वाला बटन जरूर से दबाना है ताकि और बच्चों तक वो चीजें शेयर हो सके। अगले वाले पॉइंट की बात करें, आपके सामने जो मैक्स वेबर के जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को सबसे कुशल व प्रशासनिक प्रणाली बताया। तो मैक्स वेबर ने क्या बताया आपके सामने, जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे ज्यादा क्या प्रशासनिक प्रणाली होती है, ब्यूरोक्रेसी होती क्या, मैं आपको बताऊं, जो आपके सामने जितने भी अधिकारी, आप सब बच्चों को सरकारी नौकरी लगने का सपना होगा कुछ एक को छोड़ के, तो जो जो सरकारी नौकरी देखते हो उसी को ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। जो प्रशासन को चलाने का कार्य करते हैं, जहां से आपके छोटे से छोटे जो एसडीएम डीएम सचिव से लेकर आपके सामने नीचे पटवारी ग्राम सेवक चपरासी टीचर सब के सब जो जितने भी आप प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन में कार्य करने सरकारी कर्मचारी वो सब प्रशासन का हिस्सा होते हैं। उनके अनुसार ब्यूरोक्रेसी में पदानुक्रम हायरार्की कार्य विभाजन व नियमों की प्रधानता देखने को मिलती है। उन्होंने क्या बताया, जो ब्यूरोक्रेसी में आपके सामने जो पदानुक्रम देखने को मिलता है, अलग अलग पदों में आपके सामने जो विभाजन देखने को मिलता है, नियमों की प्रधानता देखने को मिलती है और योग्यता आधारित चयन देखने को मिलता है। मैक्स वेबर ने क्या बताया कि देखो मैं बताऊं आपके सामने, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहले नीचे आगे ग्राम सेवक से फिर ऊपर आते हैं आपके सामने ब्लॉक पे कोई अधिकारी होता है तहसीलदार के ऊपर आपके सामने एसडीएम आता है, एसडीएम के ऊपर कलेक्टर आता है। हायरार्की चल रही है ना ऊपर की तरफ, या फिर अगर ऊपर से शुरुआत करो तो नीचे की तरफ चलती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सरकारी जो विभाग होते हैं उसमें पदानुक्रम चीजें चलती हैं, हायरार्की के हिसाब से चीजें चलती हैं। फिर हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य विभाजन होता है। भाई पटवारी का काम है वो कलेक्टर नहीं करेगा और कलेक्टर का काम पर पटवारी नहीं करेगा, दोनों के अलग अलग कार्य हैं, है तो सरकारी कर्मचारी लेकिन कार्य अलग अलग है। पुलिस विभाग का कार्य अलग है, उसमें भी एसआई का काम अलग होगा, कांस्टेबल का अलग काम होगा, डीएसपी का अलग काम होगा, आईपीएस का अलग काम होगा। सभी अधिकारियों के अपने अपने काम होते हैं, कार्यों का विभाजन भी देखने को मिलता है। नियमों की प्रधानता होती है, हर अधिकारी हर व्यक्ति को नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे वो चीज गलत हो चाहे सही हो। जो सामाजिक जो कानूनी रूप से जो नियम बनाए गए हैं उसी के हिसाब से उन्हें फैसले लेने होते हैं। चयन की क्या प्रक्रिया होती है, कोई भी जो आपके सामने सरकारी अधिकारी होता है योग्यता के आधार पे जो योग्य व्यक्ति होता है उसी का चयन किया जाता है। और निरपेक्षता प्रमुख विशेषताएं होती हैं। हर अधिकारी को कार्य क्षेत्र निश्चित होता है, हर अधिकारी उसको क्या कार्य करना है उसको पता होता है। भाई पटवारी को आपके सामने ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले जो भूमि है उससे संबंधित कार्य है, वही ग्राम सेवक वो भी ग्रामीण स्तर पे काम करने वाला अधिकारी है, लेकिन उसके पंचायत से संबंधित जितने कार्य होते हैं पंचायत विभाग से वो करने होते हैं। तो हर अधिकार, अब ऐसा नहीं कि पटवारी ग्राम सेवक का काम करेगा ग्राम सेवक पटवारी का काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। हर अधिकारी का कार्य क्षेत्र फिक्स होता है और निर्णय तर्क व नियमों के आधार पर लिए जाते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करके और पुराने संरचना कानून के आधार पर बनाए गए नियमों के आधार पर वो क्या लेते हैं, फैसले लेने का कार्य करते हैं। उनमें भावनाओं की कोई अधिकार नहीं होता है। अगर आपने गलती की है तो चाहे आप उनके सगे रिश्तेदार हो, नियमों के हिसाब से देखें तो आप भी दोषी हैं तो दोषी हैं, उसमें भावनाओं का जो रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता है ब्यूरोक्रेसी में। यह प्रणाली स्थिरता व अनुशासन लाने का कार्य करती है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, ये पूरी प्रणालीगत व्यवस्था है और इसमें अनुशासन भी देखने को मिलता है। अगर ये सही से काम करे तो कार्यशीलता भी कुशलता भी देखने को मिलती है। कोई भी कार्य वो सबसे तेजी से सबसे व्यवस्थित तरीके से सबसे सही तरीके से हो सकता है। वेबर ने बताया आधुनिक राज्य और संगठन में ब्यूरोक्रेसी ढांचे पर आधारित होते हैं। उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक परंपरा के जितने भी जो तंत्र हैं, अगर उसको सही से चलाना है, उसको व्यवस्थित ढंग से चलाना है, तो उसको चलाने का सबसे सही तरीका क्या है, ब्यूरोक्रेसी का निर्माण करना, सरकारी तंत्र को कुशल ढंग से निर्माण करना। जिस समाज में सरकारी विभाग जितने सही से कार्य करेगा, सरकारी तंत्र जितने सही से कार्य करेगा, वही लोकतंत्र सबसे तेजी से प्रगति करता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया? और सामाजिक को तार्किक प्रक्रियाओं से जोड़ने का भी कार्य करता है। तो ये जो आपके सामने जितने भी सरकारी विभाग देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कानून नियमों व तर्कों के आधार पर किए जाते हैं, जिसमें आपके सामने सबसे ज्यादा न्याय मिलने की लोगों को उम्मीद रहती है।
समझ में आ गया। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया था वो प्रासंगिक भी है, वास्तविक भी है, और क्या है जो आज के समय समाज में देखने को भी मिलता है। अगले वाला पॉइंट है कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग जो संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कार्ल मार्क्स का जो आपके सामने ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है और जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने समाज के विकास को आर्थिक आधार पर समझाया। अगर अपन कार्ल मार्क्स को अच्छे से समझे तो उन्होंने क्या बताया, समाज का जो विकास होता है वो किस आधार पे बताया, आर्थिक आधार पे। कार्ल मार्क्स से पहले जितने भी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने समाज के अध्ययन किया, जिन्होंने समाज शास्त्र की बात की, जिन्होंने राजनीति शास्त्र की बात की, उन्होंने समाज को राजनीति के आधार पे बांटा, धार्मिक दर्शनों के आधार पे बांटा, धर्म के आधार पे बांटा। कार्ल मार्क्स वो पहले व्यक्तित्व में से निकल कर आते हैं जिन्होंने बात की कि समाज राजनीति और सामाजिक आधारों पर ही नहीं बल्कि आधारिक आर्थिक आधार पर भी बटा होता है। पैसे का भी महत्व होता है समाज के निर्माण में, जिसको जाना जाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। मतलब आपके सामने भौतिकता, भौतिक वस्तुओं का कोई भी व्यक्ति है, उस समाज है, उसके जीवन में क्या महत्व होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। उनके अनुसार समाज का ढांचा आर्थिक आधार पर निर्धारित करता है। भैया आज के समय आपने सुना होगा भाई जिसके पास पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो आपने मुहावरा सुना होगा ना। तो यही उसी चीज का उदाहरण है भाई, जिसके पास ताकत है, बाहुबल है, पैसा, भैंस वही खोल के ले जाता है ना। और समाज में भी देख लो भाई, जिस इंसान के पास पैसा है उसी की आपके सामने ज्यादा इज्जत होती है, उसी के सामने आसपास लोग ज्यादातर उठते बैठते दिखाई देते हैं। आप चाहे कितने समझदार, पढ़े लिखे, उच्च कुल के व्यक्तित्व हो, आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आपकी उतनी ज्यादा इज्जत नहीं होती है। तो उन्होंने यही बताया समाज का ढांचा है वो आर्थिक आधार पर ज्यादा निर्भर करता है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से समाज को वर्गों का निर्माण व संघर्ष होता है। उन्होंने क्या बताया, जो अलग अलग प्रकार के जो उत्पादन किए जाते हैं इससे जो समाज का जो निर्माण भी देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के समाज के वर्गों का निर्माण होता है और संघर्ष भी देखने को मिलता है। समाज में इसका अर्थ यही नहीं है कि समाज में पैसे के आधार पर अलग अलग वर्ग बने, अमीर कुलीन, अलग अलग प्रकार की अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है, वो तीन अलग अलग प्रकार के वर्गों का निर्माण होता है। जहां पे अमीर वर्ग आपके सामने जो गरीब और जो मध्यम वर्ग है उसको चलाने का कार्य करते हैं। जैसे एक फैक्ट्री के माध्यम से समझ लो, आप फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो मालिक है उसको ये समझ लो कि वो अमीर है। समझ में आ गया। जो आपके सामने इंजीनियर काम कर रहे हैं, बीच के मध्यम जो आपके सामने जो नीचे के कार्य कर रहे हैं उसको मध्यम वर्ग मान लो, जिसके पास ना ज्यादा पैसा है ना कम पैसा है। और जो मजदूर है, कर्मचारी वर्ग है, बिल्कुल उसको क्या मान लो, आपके सामने गरीब वर्ग के मान से मान लो। उदाहरण का रूप दे रहा हूं मैं, सिर्फ इसको गलत दृष्टिकोण से पेश कर समझने की जरूरत नहीं है। उसको मध्यम वर्ग गरीब वर्ग से मान लो जिनके पास उतना पैसा नहीं है जितना मध्यम वर्ग व अमीर वर्ग के पास साधन है, संसाधन है, पैसे हैं। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से समाज के वर्गों का निर्माण होता है। तो जिस जिस प्रकार से जैसे उत्पादन करने वाला व्यक्ति होता है, जो कुलीन वर्ग आपके सामने अमीर वर्ग होता है, भाई कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई बड़ी जमीन का जमींदार है ना, वो क्या हो गया, कुलीन वर्ग हो, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा देखने को मिलता है। जिनके पास जो इन सब संरचना को चलाते हैं उनके पास कम पैसा होता है। भाई जो आप मजदूरी करेगा, उन सब विभागों को संभालेगा, उनके पास कम पैसा होता है और उनके बीच में संघर्ष भी देखने को मिलता है। और यही संघर्ष, यही वर्ग संघर्ष समाज में परिवर्तन का प्रमुख कारण होता है। और उन्होंने क्या बताया, यही जो संघर्ष, जो अलग अलग प्रकार का जो संघर्ष आपके सामने समाज में देखने को मिलता है, इसी संघर्ष के से समाज में अलग अलग परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। पूंजीवाद समाज में बुर्जुआ वर्ग, पूंजीवती व सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष चलता रहता है। उन्होंने दो वर्गों का नाम बताया, रट लेना इनको अच्छे से। पहला है बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ, ऐसा समझ लो बुर्जुआ नाम को कोई बच्चा था, आदमी है, बहुत अमीर है, ऐसा समझ लो, है ना। उसको उन्होंने क्या बताया, पूंजीपति वर्ग बताया। उन्होंने एक वर्ग का नाम दिया पूंजीवती, जिनके पास पैसे होते हैं, बुर्जुआ वर्ग। और सर्वहारा वर्ग मतलब सारा समाज समझ लो, वो कैसा होता है, मजदूर होता है। इनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। कैसे, मैं समझाऊं इनका सिद्धांत क्या था। बुर्जुआ वर्ग है, उसको एक खेत का मालिक मान लो, जो 100 बीघा खेत का मालिक है ना। और बाकी जो सर्वहारा है, मजदूर वर्ग है, वो आपके सामने क्या वहां पर मजदूरी करने को आ रहा है। अब उसको खेती करवानी थी बुर्जुआ को, अपने खेती में लावनी, जो आपके सामने फसल की कटाई होती है, वो करवानी थी। तो उसने क्या, मजदूरों को बुलाया। अब मजदूर क्या
जो ये जो बुर्जुआ है ये क्या सोचेगा कि जल्दी से जल्दी लाओ अपनी खेती की जो फसल है उसकी कटाई हो जाए, ये ज्यादा से ज्यादा काम करे मजदूर, है ना, ताकि मुझे इन्हें कम से कम पैसा देना पड़े और मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। और वहीं पे सर्वहारा मजदूर क्या सोचेगा कि मुझे कम से कम काम, हम इतना ही काम करें जितना हमें मेहनताना मिल रहा है, ताकि हम अगले दिन भी काम को आ सके। तो यही दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। मार्क्स का लक्ष्य वर्गहीन व शोषण मुक्त समाज की स्थापना करनी थी। कार्ल मार्क्स जिस समय समाज में थे उस समय समाज में मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी, इनको मजदूरों के मसीहा के रूप में भी माना जाता है। इन्होंने बात की कि समाज में एक ऐसा समाज का निर्माण किया जाए जहां पर जो इससे में कोई भी शोषित समाज नहीं हो, जहां पे समाज में कोई वर्ग नहीं हो, कोई अमीर नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, सभी लोग समानता के बीच का जीवन जी सके। एक ऐसा समाज जहाँ पे अमीर व गरीब के बीच में बहुत कम खाई, गहरी खाई नहीं होने के बजाय बहुत कम खाई देखने को मिले। उनका सिद्धांत समाज में असमानता व परिवर्तन को समझने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उनके जो सिद्धांत हैं वो समाज को असमानता, जो समाज में अलग अलग प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती हैं, उसका उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को समझाया। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला कॉन्सेप्ट है पेरेटो के अभिजन परिसंचरण, कैरिकुलम ऑफ इलाइट्स के जो सिद्धांत उस पर चर्चा करनी है। तो पेरेटो को जो सिद्धांत है आपके सामने, अभिजन परिसंचरण, सेरिकुलम ऑफ इलिट्स के सिद्धांत, मतलब पैसे वाले लोग जो कुलीन वर्ग है उनके सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया। विल्फ्रेड पेरेटो ने समाज की सत्ता का वितरण की व्याख्या की। तो जो विल्फ्रेडो पेरेटो है उनके द्वारा जो समाज में सत्ता चलती है उसके जो वितरण होता है, किस प्रकार से जो वितरित होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। अभिजन परिसंचरण सिद्धांत से की, उनके द्वारा जो समाज को बताने का जो कार्य है वो अभिजन परिसंचरण सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने सभी चीजों को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने समाज के मुख्य दो वर्गों की बात की, अभिजन समाज और सामान्य जनता। किसकी बात की? एक समाज में अभिजन समाज होता है, दूसरी सामान्य जनता देखने को मिलती है। समय के साथ पुराने अभिजन कमजोर पड़ जाते हैं। उन्होंने क्या बताया? समय जैसे जैसे आता है, तो आज अपने गांव में देख लो, आप अपने गांव में शहर में देख लो, जो पुराने अमीर लोग होते थे आज वो अमीर नहीं है। अपने दादा से पूछा, उनके समय अमीर और हुआ करते थे, आपके पापा के समय अमीर और लोग हैं, और जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके सामने जो अमीर हैं वो अलग होंगे। जो पहले वाले अमीर हैं अब वो उतने अमीर नहीं रहते हैं। समझ में आ गया? तो पुराने अमीर लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे जो इलीट वर्ग होता है वो कमजोर होता चला जाता है और नए अभिजन उभरकर सत्ता को संभालते हैं। जैसे पहले आपने बिड़ला का, टाटा का नाम ज्यादा सुना होगा, ऐसे कहा कि ये कोई बिड़ला है क्या, कोई टाटा है, लेकिन आज बिड़ला व टाटा से ज्यादा किसका नाम है? अंबानी व अडानी का नाम है, वो ज्यादा अमीर है आज के समय। समझ में आ गया? पहले आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा अमीर में, आज आपके नाम सुनते हो किसका? इलोन मस्क का। तो यही है, पुराने जो इलीट होते हैं, पुराने जो अमीर लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं वक्त के साथ, और नया अमीर वर्ग वो आपके सामने आता है, वो सत्ता को संभाल लेता है। यह प्रक्रिया समाज में चलती रहती है, ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये समाज की बहुत पुरानी प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे समाज के साथ चलती रहती है। पेरेटो का मानना था समाज में स्थिरता व परिवर्तन दोनों ही परिसंचरण से संभव है। पेरेटो ने क्या बताया? समाज में जो स्थिरता देखने को मिलती है और जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो इसी जो समाज में जो ट्रांजैक्शन, जो परिसंचरण देखने को मिल रहा है उसी के कारण संभव हो पाता है। उनके अनुसार कोई भी समाज पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। उन्होंने क्या बताया? कोई भी समाज उसमें पूरी तरीके से लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं देखने को मिल सकती जहां पे सभी लोग क्या है, लोकतांत्रिक रूप से एक समान है, क्योंकि सत्ता हमेशा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में रहेगी। क्यों? कभी ना कभी हो सकता है वो सत्ता अलग अलग लोगों के हाथों में तो जाती है, लेकिन रहेगी कुछ हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में। तो कभी कुछ वर्ग आपके सामने मजबूत होगा, कभी कुछ वर्ग मजबूत होगा। क्यों? जिनके हाथों में सत्ता होगी वही मजबूत वर्ग रहता है। यही सिद्धांत उनके आधुनिक राजनीति और सत्ता परिवर्तन के सिद्धांत को बताने का कार्य किया। तो ये था पूरा वन शॉट वीडियो जहां पे अपने इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशियोलॉजी थॉट के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पेपर है, अच्छे से पढ़ लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।